हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, मैंने आपसे कहा था कि आज मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में इस नर्वस सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर में करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे चैप्टर का नाम लिख लीजिए, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया तंत्रिका तंत्र, ये जो नर्वस सिस्टम है ये है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको इसकी छोटी सी डेफिनेशन बताता हूँ। ये ऐसा सिस्टम है जो आपको सोचने की क्षमता देता है, समझने की क्षमता देता है, किसी चीज को याद करने की क्षमता देता है। हमारे शरीर के जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उन अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन बनाए रखने का काम करता है। ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। लेकिन अभी मुझे पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि मैंने क्या कहा है, लेकिन 5 मिनट के बाद में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भैया नर्वस सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं और ये है क्या। ध्यान से समझिए, यहाँ पर सिस्टम एक शब्द है, तंत्र। इस सिस्टम में क्या होता है भैया? तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह ही क्या कहलाता है भैया? ये अंगों का समूह ही भैया सिस्टम कहलाता है, तंत्र कहलाता है। ऐसे अंगों का समूह जो एक जैसे कार्य करते हैं, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? सिस्टम कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। हम बहुत सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। हम हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम यानी कि तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सीलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सभी सिस्टम है। उनमें से एक ये है भैया नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर के बना हुआ होता है आप सभी को पता है। इसमें हम ऐसे अंगों के बारे में पढ़ते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। वो कौन कौन अंग है? तो जैसे कि टीथ है भैया, दांत है कि नहीं है, आपके माउथ में आते हैं ना ये सभी। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स है, लारीय ग्रंथि है। इसके अलावा भैया आपकी टंग है, जीभ है, आपकी फूड पाइप है, आपकी फूड पाइप है, आपका स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन है कि नहीं है। इसके अलावा लीवर है, इसके अलावा पैंक्रियाज है। इन सभी अंगों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। ये सभी अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये भोजन के पाचन में सहायक होता है, यानी कि ये सभी अंग मिलकर भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। तो इन सभी अंगों का एक समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सिस्टम कहते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ऐसे अंगों के समूह को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है। उसी तरीके से ये बहुत सारे सिस्टम हैं जिनका अलग अलग काम होता है भैया, है कि नहीं? वैसे ही हम नर्वस सिस्टम में कौन कौन से अंगों के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात भैया, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, ये जो नर्वस सिस्टम है इसमें हम पढ़ते हैं भैया ब्रेन के बारे में, ब्रेन के बारे में अर्थात मस्तिष्क के बारे में। आपने सुना होगा ब्रेन के भी 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम से परमस्तिष्क कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क का कोई भी भाग नहीं होता है। जो पश्च मस्तिष्क होता है उसके भी 3 भाग होते हैं, एक होता है पोन्स वेरोलाई मेडुला ओब्लांगाटा, एक होता है सेरेबेलम से अनुमस्तिष्क कहते हैं। ये सभी के बारे में हम ब्रेन वाले हिस्से में पढ़ेंगे, यानी कि नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन वाला हिस्सा है इसमें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड जो मेरुरज्जु है, इस मेरुरज्जु में हम प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे।
जैसे कि गर्म तवे पर आपने हाथ रखा, तुरंत आप हाथ हटा लेते हो। तो ये जो आपने तुरंत हाथ हटाया है, ये जो रिएक्शन हुई है, क्रिया के प्रतिक्रिया हुई है, इसके बारे में हम स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ेंगे, आगे आपको डिटेल में समझाएंगे। इसके अलावा हम न्यूरॉन सेल के बारे में यानी कि तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका के बारे में साइटोन, एक्सोन, रेनवियर कर्नल, इन सभी के बारे में न्यूरॉन सेल में पढ़ेंगे। न्यूरॉन सेल में सबसे कम पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा भैया हम यहाँ पर नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं भैया? तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। बोलो भैया, किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इन चारों अंगों के बारे में हम इस सिस्टम में पढ़ते हैं। ये चारों अंग मिलकर के किसका निर्माण करते हैं भैया? ये सभी मिलकर भैया आपके नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ऐसे अंगों का समूह है जो आपको सोचने की, समझने की, याद रखने की क्षमता देता है। और भी शरीर के बहुत सारे अंग हैं, उन सभी अंगों के कार्यों में सामंजस्य है कि नहीं है, और संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा सिस्टम करता है? आपका नर्वस सिस्टम करता है। ऐसा भी कहा जाता है, आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो कि भैया नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल व कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। बात एक ही है भैया, आपके पूरे शरीर पर कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। क्योंकि हम इसमें ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, जो ब्रेन होता है वो आपके पूरे शरीर पर कंट्रोल करने का काम करता है। कुछ एग्जांपल देके बताओ। जैसे कि बहुत सारा कंट्रोल होता है। आप जो सीधे खड़े हो ना, जैसे कि मैं यहाँ पर सीधा खड़ा हूँ, किसके कारण खड़ा हूँ? आपके ब्रेन के कारण खड़ा हूँ। मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, मुझे कुछ चीज याद है, किसके कारण? इस ब्रेन के कारण। मांसपेशियों में जो मूवमेंट होता है मेरी में, वो सभी किसके कारण? ब्रेन के कारण। आपको भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, घृणा, इमोशन, ये सभी चीजें जो होती है, आपको आंतरिक दर्द का पता लगता है, बाहरी दर्द का पता लगता है, सर्दी का पता लगता है, गर्मी का पता लगता है। आप किस चीज को सूंघ सकते हो, किस चीज का स्वाद बता सकते हो, आप किस चीज को सुन सकते हो, किसी चीज को देख सकते हो। ये सब कौन करवा रहा है? ये सब आपका ब्रेन करवा रहा है भैया। इन सभी को ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है। इतनी बात क्लियर है? तो ऐसा सिस्टम जो आपके शरीर को कंट्रोल करे या कोऑर्डिनेट करे, ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसमें हम ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, न्यूरॉन सेल के बारे में, मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, न्यूरॉन सेल के बारे में और नर्वस यानी कि तंत्रिकाओं के बारे में, जैसे आपने देखा कपाली तंत्रिका, मेरुतंत्रिका है, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है, इन सभी के बारे में भैया हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाने वाले हैं। साथ ही साथ में मैंने जैसा कि शुरुआत में कहा कि रेलवे में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई, 2016 से लेकर के 2023 तक आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर में करवाने वाला हूँ। वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर में करवाने वाला हूँ। तो अब आपको समझ में आ गया है कि एक्चुअली में नर्वस सिस्टम है क्या, तंत्रिका तंत्र है क्या, और इसमें हम कौन कौन से अंगों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में मैं आपको ब्रेन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे तो नहीं करा पाऊंगा, लेकिन 1 घंटे में, 40 मिनट में, 45 मिनट में जितने क्वेश्चन होने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा जो आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है भैया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आज की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, इससे पहले मैंने भैया जूलॉजी में बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं। वो जो चैप्टर करवाए हैं, उन सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रखे हैं। जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच की मैंने शुरुआत 1 फरवरी से की थी, जिसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ भैया इस जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच का, वहां पर जाकर देख लेना भैया। मैंने बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं जो आपसे रेलवे में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रखे हैं जो आपसे रेलवे में पूछे गए, जाकर के देख लेना, सबको समझ में आएगा। मैं कहता हूँ कि आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए और कुछ मत पढ़िए भैया, सारी चीजें आपको यहाँ को यही समझ में आ जाएगी। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं भैया। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 भैया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समझना और फिर उसका आंसर देने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं आएगा तो फिर भैया उस क्वेश्चन को हम बताएंगे। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके।
ये रहा भैया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को भैया ध्यान से पढ़ना और उसका आंसर देने की कोशिश करना। एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है भैया तो वो दिमाग से पूछता है कि स्टूडेंट गलती कहाँ पर करेगा, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं, तब जाकर उसका आंसर देना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मामीटर निहित होता है। आपके ऑप्शंस है पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 29/4/2016। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए भैया, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये बायोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ से पढ़े। देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में हम 2 चैप्टर में पढ़ते हैं, एक इस चैप्टर में नर्वस सिस्टम में और दूसरा में एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस है ये एक प्रकार की ग्रंथि भी है, और ये कौन सी ग्रंथि है? एंडोक्राइन ग्लैंड है भैया, यानी कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि है भैया, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है वो हार्मोन का स्राव करती है। तो भैया एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसके क्वेश्चन करवा रखे हैं, जस्ट अभी एक्सरसाइज में जाइए और देखिए भैया, वहां पर भी मैंने आपको हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ाया था कि किस तरीके से ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, कौन कौन से हार्मोन का स्राव करती है, उसके बारे में भैया मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाया। अब समझिए भैया, यहाँ पर जितने भी नाम लिखे हुए हैं सब ये एक प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि भी एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मामीटर निहित होता है? याद रखना जो हाइपोथैलेमस होता है यही इसका राइट आंसर है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये ग्रंथि की तरह भी कार्य करता है और एक ब्रेन के भाग की तरह भी काम करता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ये ब्रेन का ये जो अगर मस्तिष्क है, ब्रेन का जो फोर ब्रेन वाला भाग है उसका भाग, फोर ब्रेन जो अगर मस्तिष्क होता है, इस अगर मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। देखो आपका जो ब्रेन होता है उसके 3 भाग होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन, यानी कि अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो ब्रेन का जो अगर मस्तिष्क वाला भाग है इसके भी 3 भाग होते हैं, एक होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस और तीसरा होता है भैया सेरेब्रम, यानी कि परमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सभी ब्रेन के जितने भी भाग हैं सभी ब्रेन के भागों के नाम लिखवाने वाला हूं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ब्रेन का जो अगर मस्तिष्क है उसका भाग होता है भैया ये हाइपोथैलेमस। अब इस हाइपोथैलेमस का यहाँ पर काम क्या है? तो देखो आपको अगर भूख लगी तो भूख लगने पर आपको पता चलता है किसके कारण महसूस होता है भूख का? इसी हाइपोथैलेमस के कारण। भूख, प्यास, प्यार, जो आपको प्यार होता है ना भैया, आप कहते हो मुझे तो आपको दिल से प्यार है, अरे भैया दिल से प्यार नहीं, वो हाइपोथैलेमस से प्यार है। इसी हाइपोथैलेमस के कारण आपको किसी चीज से लगाव होता है, ध्यान रखना। भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, नफरत, आपके जो इमोशंस है, आपकी जो हॉबीज है, इमोशन, हॉबीज, ये सब, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? इन सबको आपका ये हाइपोथैलेमस वाला भाग कंट्रोल करता है। लेकिन अभी तक हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, क्वेश्चन का आंसर अब आने वाला है। यह आपके शरीर का जो आंतरिक ताप होता है, आपके शरीर का जो आंतरिक तापमान होता है ये उसको भी कंट्रोल करता है। आपके शरीर के ये आंतरिक ताप को और आंतरिक दर्द को भी कंट्रोल करता है मेरे भाई, ताप को और दर्द दोनों को कंट्रोल करता है। ये आपके शरीर के आंतरिक ताप को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे हमारे शरीर का थर्मामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मामीटर। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मामीटर निहित होता है? तो किस अंग में थर्मामीटर निहित होता है मेरे भाई? इस हाइपोथैलेमस।
किसमें होता है मेरे भाई, इस हाइपोथैलेमस में। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ से आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेलवे में तो पूछे गए, इसके अलावा एसएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया यहाँ से। इसके अलावा और भी जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी ले लीजिए, लेब असिस्टेंट ले लीजिए, राजस्थान पुलिस ले लीजिए, दिल्ली पुलिस ले लीजिए और पटवारी ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर गवर्नमेंट जो स्टेट एग्जाम होती है ना उन सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया इस हाइपोथैलेमस से। आशा करता हूँ यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। पहला क्वेश्चन है RR एनटीपीसी में पूछा गया है 19/4/2016। बोलो पहले दिक्कत, पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? मैं आपसे फिर कहता हूँ जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ भैया इनको नोट कर लेना, आपके एग्जाम में 100 में से 100% मिले। याद रखना रेलवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैंने बायोलॉजी के सभी चैप्टर की थ्योरी करवा रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे करवा रहा हूँ भैया रेलवे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए भैया। ओके देखिए भैया ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी है हृदय। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 13/3/2021 को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अब ध्यान से समझना, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क यानी कि आपका ब्रेन। ब्रेन के 3 भाग होते हैं। आपका जो ब्रेन होता है इस ब्रेन के कितने भाग होते हैं मेरे भाई? इस ब्रेन के 3 भाग होते हैं। एक सबसे आगे वाला जिसे कहा जाता है अग्र मस्तिष्क, जिसे क्या कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में फोर ब्रेन कहा जाता है। ठीक है भाई, किसी को प्रॉब्लम? एक होता है बीच वाला जिसे कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, जिसे क्या कहा जाता है? मध्य मस्तिष्क अर्थात मिड ब्रेन कहा जाता है। एक होता है भैया पश्च मस्तिष्क, एक क्या होता है? पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूँ मेरे भाई, ध्यान से समझना, अगर छूट गए तो फिर छूट गए। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा है, बताइए ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भैया ब्रेन का जो सबसे बड़ा भाग है वो ये भाग होता है अग्र मस्तिष्क, सबसे बड़ा भाग। ये भैया आपके सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग, अगर भाग पूछे तो अग्र मस्तिष्क है। सबसे छोटा भाग पूछे तो भाई कौन सा है? सबसे जो छोटा भाग है मेरे भाई वो कौन सा है? सबसे छोटा भाग है मेरे भाई मध्य मस्तिष्क। अब तक मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि आपके ब्रेन के 3 भाग हैं, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क, एक पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जिनमें से सबसे बड़ा भाग फोर ब्रेन है यानी कि अग्र मस्तिष्क है, और बीच वाला जो भाग है ये भैया सबसे छोटा भाग है। बोलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये याद रखना कि अग्र मस्तिष्क जो होता है इसके भी 3 भाग होते हैं। एक होता है थैलेमस, इसके बारे में भी आगे आपको पढ़ाएंगे। एक होता है हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस के बारे में मैं लास्ट क्वेश्चन में इसके कार्यों के बारे में वर्णन करके आया हूँ। एक होता है मेरे भाई सेरेब्रम, तो ये जो सेरेब्रम होता है इसे हिंदी में कहा जाता है परमस्तिष्क। याद रखना मेरे भाई, ये जो सेरेब्रम है ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आपके ब्रेन का। क्यों होता है अभी सब बताएंगे, सारे सब पता चल जाएगा। मध्य मस्तिष्क का कोई भी उपभाग नहीं है मेरे भाई, इसका कोई भी उपभाग नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी उपभाग नहीं है। ये जो पश्च मस्तिष्क होता है इसके भी 3 उपभाग होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक होता है पोन्स वेरोलाई, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोन्स मानव के किस अंग का भाग है मेरे भाई? मस्तिष्क का है। किस मस्तिष्क का है? तो मेरे भाई पश्च मस्तिष्क का है, हिंड ब्रेन का है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 पर आता है मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक है भाई, ओके। और तीसरे भाग के बारे में पूछा जाए इसका तीसरा भाग कौन सा है? तो तीसरा मेरे भाग है भैया सेरेबेलम, इसे कहा जाता है अनुमस्तिष्क। अब कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे फिर मैं आपको दोबारा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो दोबारा ऐसे मैं 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ध्यान से समझना।
अगर मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, से परमस्तिष्क कहा जाता है। ये परमस्तिष्क है, ये सेरेब्रम है और ये सेरेबेलम है, इसे अनुमस्तिष्क कहते हैं। बस मस्तिष्क के भी तीन भाग होते हैं, एक होता है पोन्स वेरुला, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, तीसरा होता है सेरेबेलम। सॉरी भैया, कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। इतनी बात क्लियर। इनमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया जो सेरेब्रम है ये सबसे बड़ा उपभाग है, ये आपके ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है मेरे भाई, ये सबसे बड़ा उपभाग है। आपके पूरे ब्रेन का ये 2/3 भाग होता है, यानी कि अगर पूरा ब्रेन आपका 3 है तो उसमें से 2 भाग ये अकेला कौन सा है मेरे भाई? अकेला है भैया आपका सेरेब्रम मस्तिष्क। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है, तो भैया सेरेबेलम है। ये है भैया सबसे छोटा उपभाग। दोनों में कंफ्यूज मत होना भैया, ये चारों अलग अलग क्वेश्चन है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग अगर मस्तिष्क, ब्रेन का सबसे छोटा भाग मध्य मस्तिष्क, ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग सेरेब्रम, ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग सेरेबेलम अनुमस्तिष्क। किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बताइए पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? मस्तिष्क का भाग है भैया। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 13/3/2021 को मैं बिल्कुल ये जीरो लेवल से शुरुआत कर रहा हूँ आपकी और बिल्कुल हाई लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। 2016 से लेकर के 2023 तक आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई रेलवे में, वो सारे के सारे ही क्वेश्चन करवाने वाला। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो हमारे जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच के जो मैंने पिछले चैप्टर करवाए हैं वहां जाकर के देख लेना भैया, आपको एक से बढ़कर एक क्लास मिलेगी। हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा नया है, मुझे पढ़ाना नहीं आता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हर रोज कोशिश करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जी जान से मेहनत करता हूँ ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं, अच्छे से आपको चीजें सिखा सकूं। लेकिन आपको जो कंटेंट उपलब्ध कराया गया है भैया, वो कंटेंट एक नंबर कंटेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने पहले क्वेश्चन आपसे पूछा था उसी से ही संबंधित एक तीसरा क्वेश्चन और पूछ रहा हूं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो पूछ रहा हूं, उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। स्क्रीनशॉट ले लिया भैया? ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए यकृत, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी हृदय, ऑप्शन नंबर डी फेफड़े। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एसएसए में पूछा गया है 21/12/2014। बताइए राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मैं आपको करवा के आ चुका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। मैंने आपसे कहा था कि हाइपोथैलेमस एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हार्मोन को स्रावित करती है। और कौन कौन से हार्मोन को स्रावित करती है इसके बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र के मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए और जाकर के देख लीजिए। इतनी बात क्लियर है। अब ब्रेन वाले चैप्टर में, जब नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में, तो इसका काम क्या है? ये इसका मुख्य काम है कि आपके शरीर का जो आंतरिक ताप और जो दर्द है उन दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका हाइपोथैलेमस करता है। इसी वजह से इसे हमारे शरीर का तापमापी कहा जाता है। आपके शरीर के ताप नियमन कौन है? ताप नियमन को किसके द्वारा कर नियंत्रित किया जाता है? तो यह हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। याद रखना, आंतरिक ताप के बारे में पूछा जाए तो हाइपोथैलेमस करना है, और बाहरी ताप के बारे में पूछा जाए, मान लीजिए अगर आपको सर्दी लग रही है, गर्मी महसूस हो रही है, जैसे कि आप ठंड वाले जगह पर चले गए, तो वहां पर अगर आपको सर्दी लग रही है, आप गर्मी वाले इलाके में चले गए, जैसे कि आप हमारे यहाँ पर इधर आ गए राजस्थान में, तो यहाँ पर आपको गर्मी महसूस होती है। तो बाहरी ताप और दर्द के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो थैलेमस के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है? थैलेमस के बारे में। और आंतरिक ताप और आंतरिक दर्द के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो हाइपोथैलेमस के बारे में बताना है मेरे भाई। इसके अलावा आपको भूख, प्यास, प्यार, क्रोध, नफरत, इमोशंस, हॉबीज, आपको घूमने का मन कर रहा है, स्विमिंग पूल का मन कर रहा है, आपको मूवी देखने का मन कर रहा है, जिस चीज का खाने का मन कर रहा है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? आपको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है,
मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? ऑप्शन नंबर तापमापी, ताप नियमन, ताप नियंत्रक। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि ये कौन है भैया, तो भैया आंख बंद करके राइट आंसर कर देना भैया, हाइपोथैलेमस है। आपसे थर्मामीटर पूछे, तापमापी पूछे, ताप नियमन पूछे, ताप नियंत्रक पूछे, तो क्या आंसर करोगे आप? हाइपोथैलेमस आंसर करना है मेरे भाई। बोलो, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रोज शाम को क्लास आती है, चाहे कितने बजे भी आए, है ना। पहले तो मैं एक दिन का उपवास रखता था, लेकिन अब नहीं रखता। तो जरूर इस क्लास को देखा करो भैया। वैसे मैं टाइम से अपलोड करने की कोशिश करूंगा, 1-2 दिन में इसका टाइम सेट कर देंगे हम। पर करें क्या, काम बहुत सारे होते हैं यार, टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। करें क्या, सुबह 6 बजे आपको फिक्स है कम्युनिटी पोस्ट में, सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चन डालता हूँ। ऐसे क्वेश्चन डालता हूँ जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। लगभग 8 से 10 हजार स्टूडेंट उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए, ताकि बायोलॉजी के अच्छे अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बने रहे। जिससे होगा क्या, जैसे ही आप के एग्जाम हॉल में प्रवेश करोगे, बायोलॉजी के जैसे ही वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को देखेंगे आप, वैसे ही उनका आंसर आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम रोज क्वेश्चनों का आंसर दे रहे हैं। और भैया जितने भी मेरे भाई, जितने भी कमेंट बॉक्स में आंसर, वो उन कम्युनिटी पोस्ट में उन क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो, ताकि आपका रिवीजन हो। जब आप आपके हाथों से टाइप करोगे ना भैया उस क्वेश्चन का आंसर, तो अपने आप में वो आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि आप कोई पढ़ रहे हो और फिर नोट्स बनाते हो, तो नोट्स बनाने के पश्चात आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें स्टोर हो जाती है। और जब आप मोबाइल में देख के, कंप्यूटर में देख कर अगर क्लास ले रहे हो, तो आपके दिमाग में आधी चीजें आती है, आधी चीजें बाहर निकल जाती है। इसलिए टाइप करा करो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो भैया राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, इस यूट्यूब चैनल पर मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजी में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाता हूँ। ये सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं है, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है मेरे भाई। ये बैच भी याद रखना। ये मैं आपको रेलवे के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमारा सिलेबस तो सब में सेम है भैया, सभी परीक्षाओं में सेम है। एक ही चीज पूछी जाती है बार बार, बस आपको रेलवे का पैटर्न समझ में आ जाएगा कि भैया रेलवे इस तरीके से, अब इस लेवल से, इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये क्लास देखने के बाद में एक बार एक पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर देखिए। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ आपसे लगभग 90% से ज्यादा क्वेश्चनों के आप सही जवाब देंगे। पहले आप कोशिश तो करो हमारे साथ। सब चीजें पढ़ाई जाती है, इसका आपको इतने थ्योरी नहीं पड़ी। अगर इस नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर की, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के पढ़ लेना। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है भैया ये चैप्टर। ठीक है, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आपके ऑप्शंस है मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स वेलोलाइन, स्पाइनल कॉर्ड, हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है 20/8/2018। बताइए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से समझना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा का जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मेडुला ऑब्लांगाटा, देखिए मेडुला जो ऑब्लांगाटा होता है, ये इनवॉलेंटरी जो रिएक्शंस होती है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इन अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मेरे भाई ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं क्या? तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है भैया। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपका जो पाचन तंत्र है, उस पर आपका नियंत्रण है? नहीं। हृदय की धड़कन पर आपका नियंत्रण है? नहीं। रक्तदाब पर आपका कोई नियंत्रण है? नहीं है। आपको हिचकी आती है, डकार आती है, छींक आती है, खांसी आती है, इन सभी पर आपका नियंत्रण है? नहीं। आप आंखें चपकाते हो, इन सभी पर आपका नियंत्रण है? बिल्कुल नहीं। उल्टी है, दस्त है, इन सभी पर आपका नियंत्रण है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल तो थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है, जैसे कि उल्टी दस्त पर हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन नहीं। ये अनैच्छिक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिन पर जो हमारी इच्छा के बगैर होती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अनैच्छिक ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के बगैर होती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है अनैच्छिक क्रियाएं।
इनवॉलेंटरी रिएक्शन, इन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ओब्लांगेटा। अब ये अनैच्छिक क्रियाएं होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है जैविक क्रिया, ये जैविक जो क्रियाएं हैं भैया, ये ऐसी होती है जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो जाती है। अगर ये नहीं हुई तो भैया आपकी मृत्यु तय है। अनुपस्थिति में हमारी जो मृत्यु है वो हो जाती है। राइट का निशान लगा है, उसका मतलब है कि हमारी मृत्यु हो जाती है इनकी अनुपस्थिति। जैसे कि आपके श्वसन दर है, मेरे बताओ मेरे को, इस श्वसन दर पर अगर श्वसन नहीं हुआ, कहने का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में जो पढ़ते हैं उसमें वहां पर श्वसन की क्रिया नहीं हुई है तो आपकी मृत्यु होगी या नहीं होगी भैया। इसके अलावा पाचन, अगर पाचन नहीं हुआ तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर हृदय की धड़कन, हार्ट बीट, हृदय धड़कन नहीं होगी तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं पाचन तंत्र में, अगर एक्सीडेशन उत्सर्जन नहीं हुआ है तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, है कि नहीं है। इसके अलावा हार्ट बीट मैंने बता दी, रक्तदाब, अगर ब्लड प्रेशर पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है कि कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है, तो ये ऐसे हैं जिनकी अनुपस्थिति में हमारी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वैसे भी आप ये भी लिख सकते हो श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन, रक्त परिसंचरण तंत्र, है कि नहीं है। और भैया जैसे कि मैंने क्या बताया, श्वसन तंत्र बता दिया, पाचन तंत्र बता दिया, रक्त परिसंचरण तंत्र बता दिया, उत्सर्जन तंत्र बता दिया, ये रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर में आता है कि नहीं। तो इन सभी चीजों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, आपका मेडुला ओब्लांगेटा। अब ये तो आपको ठीक है, समझ में आया है नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन जिन की उपस्थिति में हमारी मृत्यु हो जाए, अनुपस्थिति में, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ओब्लांगेटा। आप ऐसे भी कह सकते हैं श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। बिल्कुल सिंपल भाषा में बात है, ठीक है मेरे भाई। हृदय की धड़कन है, आपका श्वसन है, आपका उत्सर्जन है, आपका ब्लड प्रेशर है, बीपी है, इन सभी के उपस्थिति में आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है मेरे भाई। आगे बात करते हैं, कुछ होती है सहायक क्रियाएं, समझ में तो आ रहा है। सहायक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु नहीं होती है। अगर ये नहीं हुई तो आपकी मृत्यु नहीं होगी भैया। जैसे कि हिचकी आना, अगर आपको हिचकी नहीं है तो आपकी मृत्यु हो सकती है कि नहीं होती है। डकार, उल्टी, लिख लेना है, दस्त, आंखों का छपकना, है कि नहीं है। जो पाचक स्राव है ये भी भैया, है कि नहीं है। शायद इसमें आएंगे पाचक स्राव, इसमें नहीं आएंगे, इसमें आएंगे पाचक स्राव, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है। इसकी डकार, उल्टी, दस्त, आंखों का छपकाना, और बताइए खांसी, जुखाम, ये सभी सहायक क्रिया। अगर ये नहीं हुई तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में पूछा जाता है, देखो जैसे कि रक्त दबाव पूछा गया है, लार पूछी गई है, उल्टी पूछी गई है। तो भैया लार एक प्रकार का पाचक रस है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। लार में एंजाइम होते हैं, स्लाइवरिया एमाइलेज एंजाइम, टैलिन एमाइलेज एंजाइम कहा जाता है जिसे, और एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। टैलिन एमाइलेज एंजाइम, तो लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो भोजन के साथ आने वाले छोटे मोटे बैक्टीरिया कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो लार में भैया एक पाचक स्राव है, एक प्रकार का आप कह सकते हो। उल्टी मैंने आपको बता दी है भैया, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर मैंने आपको बता दी है। रक्त परिसंचरण तंत्र को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। श्वसन तंत्र को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। तो श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सभी को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। सारी चीजें क्लियर, किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले भैया। ओके, देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शरीर के कुल भार का 2%, ऑप्शन नंबर बी है शरीर के कुल भार का 7%, ऑप्शन नंबर सी है शरीर के कुल भार का 20%, ऑप्शन नंबर डी है भैया शरीर के कुल भार का 10 ग्राम। आरआर के एनटीपीसी में सॉरी, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है भैया 4/4/2016। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए शरीर के कुल भार का 2%।
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भैया इस सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही थे। देखो, हमारे ब्रेन का जो भार होता है ना, आपके ब्रेन का भार वो कितना होता है? औसतन होता है भैया 1300 से 1400 का। कितना होता है? 1300 से 1400। अगर आपसे पर्सनली मेल के बारे में पूछा जाए तो भैया बता देना 14 से लेकर के 1450 ग्राम। हाँ, बता सकते हो आप, 1400 से लेकर के 1450 ग्राम का। ठीक है। अगर फीमेल के ब्रेन के बारे में पूछा जाए भैया 1300 से लेकर के 1350 ग्राम आप बता सकते हैं। अगर बच्चों के बारे में पूछा जाए कि भैया बच्चों के ब्रेन का भार कितना होता है, 300 से लेकर के 400 ग्राम आप बता सकते हैं। और ये जो 1300 से 1400 ग्राम एवरेज होता है भैया, तो यहाँ पर आप इसका राइट आंसर कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ब्रेन का भार कितना होता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि भैया 1300 से 1400 ग्राम होता है, जो कि हमारे शरीर के कुल भार का भैया ओनली 2% होता है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 4/4/2016। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज यहीं तक रखते हैं, कल हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और भैया रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करवा देंगे। आपकी एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, यकीन मानिए मेरे दोस्तों। चाहे हो सकता है कि भैया एक दिन, जैसे कि 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी तो हो ही जाती है, थोड़ा सा टाइम का इश्यू है भैया, हम टाइम सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत निकाल दीजिए। शाम को आपको क्लास शायद रात के 11 बजे मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर भैया, इस बात को ध्यान रखना। दूसरे दिन आप आराम से देख सकते हो, लेकिन भैया छोड़ करके मत जाना, क्योंकि बायोलॉजी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूट्यूब चैनल पर बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई जाती है, बिल्कुल आसान भाषा में। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा ऊपर चैनल पर, फेसबुक का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप भैया कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पूछ सकते हैं हमें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो भैया एनी टाइम ट्यूशन करिए, सब कुछ का आंसर मिलेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, चैनल पर नए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, राम राम।